नमस्कार, शोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज मैं हाजिर हूँ प्रेपोजिशन की दूसरी क्लास को लेकर। तो आज हम प्रेपोजिशन में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें समझेंगे। पिछली क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी और आज हम अलग अलग तरह की प्रेपोजिशंस के बारे में बात करेंगे, उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हमारे पास क्या है। तो आज हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ प्रेपोजिशंस हम ग्रुप में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कुछ प्रेपोजिशंस है, जैसे बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट। तो देखिए, बिटवीन का यूज किस तरह से होता है, अमंग या अमंगस्ट का यूज किस तरह से होता है, या फिर कुछ अपवाद भी किस तरह से निकल के आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई भी चीज दो चीजों के बीच में होती है तो आप हमेशा और हमेशा बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो हमने बोला कि डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो यहां पर कितने की बात चल रही है? दो की बात चल रही है। तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया साथियों? बिटवीन का प्रयोग किया। वहीं पे इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से अगर हम लिखे तो हमने बोला कि डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन नरेश एंड महेश। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं दो की बात चल रही है, तो हमने किसका यूज किया? बिटवीन का यूज किया। और बिटवीन का यूज जिन दो चीजों के लिए, नाउन्स या प्रोनाउंस के लिए हुआ है, उनको जोड़ने के लिए हमेशा क्या आएगा साथियों? एंड आएगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट। तो यहां पर पहला सेक्शन हम देख रहे हैं जिसमें हमने देखा कोई भी चीज अगर दो के बीच की बात चलती है तो हम बिटवीन, अमंग या अमंग्स्ट में से किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। लेकिन जब दो से ज्यादा की बात चलती है तो उस समय हम अमंग या अमंग्स्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि डिवाइड द प्रॉपर्टी अमंग द थ्री ब्रदर्स। तो हमने बोला कि डिवाइड द प्रॉपर्टी अमंग द थ्री ब्रदर्स। तो यहां तीन की बात चल रही है, तो हमने किसका यूज किया? अमंग का। या फिर इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से हमने लिखा कि डिवाइड द प्रॉपर्टी अमंगस्ट ऑल द ब्रदर्स। तो देखिए, यहां पर सीखने वाली चीज है कि जो प्रोनाउन के अंदर हमने सीखा कि ऑल के बाद में जब भी बहुवचन आता है, इसका मतलब है एक्सक्यूज मी, जो भी वो नाउन है वो दो से ज्यादा है। जैसे ऑल द ब्रदर्स का मतलब हो गया कि ब्रदर्स कितने हैं? दो से ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर आप देख सकते हैं कि अमंग या अमंग्स्ट के ऊपर बेसिकली टिपिकल क्वेश्चन कब आ सकता है कि दोनों में से फिर क्या आएगा। तो आप देखिए कि अमंग के बाद में आने वाला वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट की साउंड है या वाउल की साउंड है। जैसे द आया है तो हमने जो है अमंग का यूज किया है। बहुत बार आपको द से पहले अमंग्स्ट का यूज भी मिल सकता है, डोंट वरी, वो कभी कभी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ऑल द ब्रदर्स, तो ऑल एक वाउल की साउंड के साथ शुरू हो रहा है। तो हमने अमंग या अमंग्स्ट में से किसका यूज किया? अमंग्स्ट का यूज किया। तो यहां पर सेकेंड स्टेप में हमने ये देखा कि दो से ज्यादा की जब हम बात करते हैं साथियों, तो उस समय हम अमंग या अमंग्स्ट का यूज करते हैं। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। और दो के बीच की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। अब हम देखते हैं कुछ अपवाद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन सचिन नवीन एंड सुरेश।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से ज़्यादा है तो भी हमने किसका यूज़ किया है, बिटवीन का। तो उसके कहने का मतलब यहाँ अपवाद निकल के ये आता है साथियों कि 2 से ज़्यादा के लिए ऑब्वियसली अमंग या अमंग्स्ट का यूज़ होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा कितने हैं, सभी के अगर व्यक्तिगत नाम इंडिविजुअल नेम्स अगर दे रखे हैं तो वहाँ पर आप अमंग का नहीं और किसका प्रयोग करें, बिटवीन का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि अपवाद निकल के आता है कि 2 से ज़्यादा के लिए भी यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया जा रहा है। वहीं पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बोला बिटवीन the 5 players he is the best। तो यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज चल रही है कि यहां पर तो 5 प्लेयर्स लिखा हुआ है तो भी हमने क्या लिखा, बिटवीन। तो एक और साथियों हमारे पास कहीं न कहीं अपवाद निकल के आता है कि जब 2 से अधिक जितने भी दिए हुए हैं उनमें से किसी एक का सिलेक्शन किया गया है, जैसे 5 में से वह सबसे अच्छा है, तो 5 में से एक का क्या किया गया है, सिलेक्शन किया गया है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनके अंदर भी 2 से ज़्यादा ज़रूर लिखे हुए हो, लेकिन तो भी आप किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझा। पहला कि 2 के लिए बिटवीन का यूज़ होगा, उसके छोटे छोटे पार्ट्स भी हमने देखे जिसके अंदर हमने देखा कि जिन 2 चीज़ों के लिए बिटवीन का यूज़ हुआ है उनको जोड़ने के लिए बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा, राइट। सेकंड, 2 से ज़्यादा के लिए अमंग या अमंग्स्ट आएगा, जिसमें हमने देखा कि वाउल की साउंड से शुरू हो रहा है वर्ड, उससे पहले लगाना है तो अमंग्स्ट का प्रयोग करना है। और थर्ड, हमने देखा कि 2 से ज़्यादा है लेकिन सभी के व्यक्तिगत नाम दे रखे हैं तो वहाँ पर बिटवीन आएगा, या 2 से ज़्यादा है उनमें से किसी एक का सिलेक्शन किया गया है तो उस कंडीशन में भी क्या आएगा, बिटवीन ही आएगा। तो इन छोटे छोटे पार्ट्स को ध्यान रखें। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ये बोला या हमारे दिमाग में एक सेंटेंस आया कि मैं एक किताब के बीच हूँ, तो आप एक किताब के बीच है तो वहाँ तो किताब तो एक ही है, एक से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हमने तो बोला बिटवीन का यूज़ 2 के लिए होगा और 2 से ज़्यादा के लिए अमंग या अमंग्स्ट का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ तो हम बोलना चाह रहे हैं क्या, किताब के बीच हूँ, तो वहाँ पर देखिए हमारे पास 2 वर्ड्स आते हैं, एमिड या एमिडिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ये आता है कि जब आप किसी अनकाउंटेबल या एक चीज के बीच में है तो वहां आप एमिड या एमिडिस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला कि आई एम एमिड प्रेमचंद गोदान, प्रेमचंद की जो बुक है गोदान उसके बीच हैं आप, तो यहां पर आपने किसका यूज किया, एमिड का। या फिर मैंने बोला कि ही cannot live amidst all this confusion। तो यहां पर देखिए साथियों बात चल रही कि वह इस कंफ्यूजन के बीच नहीं रह सकता। तो 2 के बीच होता है तो बिटवीन आता है, लेकिन कंफ्यूजन तो 2 नहीं है, 2 एक अनकाउंटेबल नाउन है। सो यही हमारे पास बात चल रही है कि 2 होगा तो बिटवीन होगा, 2 से ज्यादा होगा तो एमिड या एमिडिस्ट होगा, और अगर आप किसी एक या अनकाउंटेबल चीज के बीच है तो उस जगह फिर आप बिटवीन, अमंग या अमंग्स्ट का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, एमिड या एमिडिस्ट का यूज करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हमने पढ़ा है, तो इसको प्लीज दिमाग में रखें, रटना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अब वहीं पे बिटवीन वाले कॉन्सेप्ट से जो है थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास साथियों 2 वर्ड्स आते हैं, 2 प्रेपोजिशंस आते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। तो देखिए साथियों बिसाइड का मतलब होता है के किनारे या फिर से सटा हुआ या फिर के पास। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। उसी तरह से जिसको बोलते हैं एडजेसेंट टू,
तो अभी तो मीनिंग इसको अभी अप्लाई भी करेंगे, डोंट वरी, अप्लाई करके हम चीजों को सीखेंगे। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, और आसान भाषा में बोले तो के अलावा। अब देखिए, एक एस लगाने और हटाने से मीनिंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो अब हमको क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। तो हमने बोला कि उसका घर लेक, यानी कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि लेक के किनारे हैं, झील के किनारे हैं। तो हमने बोला कि हिज हाउस इज द लेक। तो हमने बोला कि बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा, तो हम बोलना चाहते हैं लेक के किनारे हैं, तो के किनारे के लिए तो बिसाइड और बिसाइड्स में से क्या आ जाएगा साथियों, बिसाइड आ जाएगा। उसी तरह से हमने बोला कि ही इज सिटिंग बिसाइड मी, नहीं वह मेरे पास बैठा हुआ है, मेरे से सटा हुआ बैठा है। इसको हम नेक्स्ट भी कह सकते हैं। तो यहां पर बिसाइड की जगह जो है आप नेक्स्ट टू का यूज भी कर सकते हैं। ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं एक सहूलियत है साथियों, है ना। तो अगर मैं यहां पर बिसाइड जो लिख रहा हूं, वहां पर हम चाहें तो नेक्स्ट टू भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पे भी हिज हाउस इज नेक्स्ट टू द लेक, ऐसा लिखा जा सकता है। वहीं पे हमने बोला कि ही हैज अ कार बिसाइड्स अ स्कूटर, यानी एक स्कूटर के अलावा उसके पास एक कार है, या उसके एक पास एक कार है एक स्कूटर के अलावा। तो यहां पे के अलावा के संदर्भ में हमने साथियों किसका यूज किया है, बिसाइड्स का यूज किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि बिसाइड्स इंग्लिश he knows how to speak French। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट है कि बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच, यानी इंग्लिश के अलावा वह जानता है कि फ्रेंच कैसे बोलते हैं। तो इसका उसको इंग्लिश कैसे बोलते हैं ये भी पता है, लेकिन उसके अलावा उसको ये भी पता है कि फ्रेंच कैसे बोलते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा और इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हमारे पास है साथियों, बिसाइड और बिसाइड्स से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा कि जब भी किसी के सटे हुए, किसी के पास होने की या किसी के किनारे होने की बात चलेगी तो बिसाइड आएगा। और वहीं पे हमारे पास जो है ये भी ध्यान रखें कि किसी के अलावा की बात चलेगी तो उस जगह हमारे पास बिसाइड्स का यूज होगा। वहीं पे एक और चीज ध्यान रखें कि हमारे पास एक फ्रेज भी है, बिसाइड वन सेल्फ ना। तो बिसाइड वन सेल्फ का मतलब ये हो गया कि यहां पर माई सेल्फ भी आ सकता है, आवर सेल्फ भी आ सकता है, हिम सेल्फ भी आ सकता है, हर सेल्फ भी आ सकता है, योर सेल्फ भी आ सकता है, देम सेल्फ्स भी आ सकता है, योर सेल्फ्स भी आ सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि इनमें से क्या वर्ड आएगा वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, लेकिन यहां पर एक फिक्स फ्रेज भी है। ये एक फिक्स वर्ड है हमारे पास बिसाइड, और उसके बाद में इनमें से किसी भी वर्ड का आना, उसका मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विथ रेज। तो देखिए शी था तो हमने क्या लिख लिया, हर सेल्फ। यहां पर अगर वी होता तो आर सेल्फ आता, दे होता तो देम सेल्फ आता, यू होता तो योर सेल्फ आता, आई होता तो माई सेल्फ आता। आप समझ रहे हैं।
तो कुल मिला के यहाँ पर हम बिसाइड्स नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे तो क्या आ जा रहा है, बिसाइड ही आ जा रहा है। और बिसाइड वन सेल्फ, या इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद में जो भी भाव यहां दिया हुआ है, रेज यानी गुस्सा, उस भाव से घिरा हुआ होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह गुस्से से घिरी हुई थी, है ना। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कहीं की कॉन्सेप्ट आता है। थोड़ा डीप में अगर क्वेश्चन बनता है तो बहुत बार यहाँ पे अगर बिसाइड्स एस लगा दिया गया हो तो गलत करें। एक सिंपल सी नॉलेज वाली बात थी आपके लिए कि बहुत बार खाली जगह में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इनसे पहले आपको बोल दिया जाता है कि बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा, तो वहाँ पर हमेशा ही बिसाइड आएगा, क्योंकि एक फिक्स्ड फ्रेज है और उसका मीनिंग, हमारी बात हुई है कि उसके बाद में जो भी भाव लिखा हुआ है उस भाव से घिरे हुए रहना, उस भाव से घिर जाना। तो यहाँ पर हमने बोला कि वो गुस्से से घिरी हुई थी, तो यही हमारी घिरी हुई नहीं, घिरी हुई थी। सो यही हमारे पास पॉइंट है। तो ये था हमारे पास बिसाइड और बिसाइड्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा। इसको ज़रूर और ज़रूर आप प्लीज़ दिमाग में रखें। इसके बाद में साथियों हमारे पास आता है ऑफ या ऑफ। देखिए ऑफ का प्रयोग होता है रिलेशन बताने के लिए। किसके लिए? रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, हमने बोला कि अ पेज ऑफ द बुक। तो यहां पर आप देख सकते हैं बुक का एक पेज, तो बुक और पेज के बीच में क्या बताया जा रहा है? रिलेशन। या इस क्लास का एक स्टूडेंट, तो क्लास और स्टूडेंट के बीच में क्या आ जा रहा है साथियों? हमारे पास रिलेशन आ रहा है। तो ओ एफ ऑफ का प्रयोग जो है रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। लेकिन ओ डबल एफ ऑफ का मतलब क्या होता है? आप सारे लोगों ने जो है दो वर्ड्स पढ़े होंगे, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। तो क्या ऑफ का मतलब बंद हो जाना होता है साथियों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमको लगता है स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई, स्विच ऑफ किया तो लाइट ऑफ हो गई, यानी बंद हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। जैसे क्या होता है लाइट के अंदर, अगर हम बात करें तो इस तरह का एक सर्किट होता है और यहाँ एक गुंडी होती है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो गुंडी इस सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर स्थिर अवस्था में आती है तो हम क्या करते हैं? ऑन। और सर्किट पूरा हो जाता है तो लाइट लगनी शुरू हो जाती है या पंखा चलना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम जो है स्विच को ऑफ कर लेते हैं तो वो गुंडी ऊपर चली जाती है, तो सर्किट टूट जाता है। सर्किट टूट जाता है तो वो पंखा या लाइट बंद हो जाती है। तो यहां पर हमारे पास ओ एफ ऑफ का मतलब क्या हुआ? कि वो दूर चला गया। तो ओ डबल एफ ऑफ का मतलब क्या होता है साथियों? दूर चले जाना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि डू नॉट गो ऑफ द टॉपिक, यानी टॉपिक से दूर मत जाइए। किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, जैसे खतरनाक टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ही फेल ऑफ द हॉर्स, तो वो हॉर्स से गिरा, तो ऑब्वियसली वो गिरा होगा तो हॉर्स से दूर ही गिरा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अ पैसेंजर या फिर अ ट्रेवलर जंप्ड ऑफ द ट्रेन, तो अ ट्रेवलर जंप्ड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से कूद गया तो ऑब्वियसली वो ट्रेन से दूर हो गया। तो ये ध्यान रखें, ओ एफ ऑफ का प्रयोग रिलेशन बताने के लिए होता है और ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है दूर जाना। ये चीज हमेशा याद रखें, दूर होना। वहीं पे ओ एफ ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज आता है किसका? ओ एफ ऑफ का, कि जब भी आप रिलेशन बताना चाहते हैं, है ना, किस तरह का रिलेशन? बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज के ओरिजिन का, यानी वो चीज कहां से आई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं कि ही कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली
तो हमने बोला कि फ्रॉम नहीं आएगा और क्या आएगा, ऑफ आएगा। जैसे हमने बोला कि शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, तो आप देख सकते हैं कि उसका ओरिजिन क्या है, वो कहां से आता है कि पुअर फैमिली से, या कहां से आती है कि रिच फैमिली से। तो यहां पे कम के बाद में ओ एफ ऑफ तब लगता है जब आप इस तरह से ओरिजिन दिखाना चाहें। फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं कि इसकी हिंदी बना लेते हैं कि ही कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली। तो फ्रॉम का मतलब हमारे दिमाग में सेट होता है से, क्या होता है कि वो पुअर फैमिली से आता है। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर फ्रॉम जो है नहीं आएगा, ऑफ आएगा। और ये बहुत फेमस एक फ्रेज भी है, कम ऑफ। तो कोई भी इंसान किस तरह की फैमिली से आता है उसके लिए ओ एफ ऑफ का प्रयोग करे, फ्रॉम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे, किसी भी हालत में ना करे। राइट, चलिए अब हम जाते हैं, बात करते हैं प्लेस से रिलेटेड। किसकी बात करते हैं हम, प्लेस। देखिए प्लेस के लिए प्रेपोजिशन अलग अलग तरीके से हम सीखेंगे, लेकिन बेसिक एंगल से अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि हम एट का प्रयोग करते हैं रिलेटिवली स्मॉल प्लेस के लिए, और हम जो है इन का प्रयोग करते हैं रिलेटिवली बिग प्लेस के लिए। तो मतलब रिलेटिवली स्मॉल प्लेस और रिलेटिवली बिग प्लेस का मतलब क्या हो गया, या फिर रिलेटिवली बिग प्लेस का मीनिंग यहां पर हो गया सिटी या कंट्री या कॉन्टिनेंट या कोई एरिया, कोई स्टेट। तो हमने बोला ये सारी चीजें क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी एरिया, सिटी, बड़े सिटी या कंट्री या पूरे महाद्वीप की बात करेंगे तो हम, और एरिया की, स्पेशली एरिया की बात करेंगे तो उसके लिए इन आता है, और रिलेटिवली स्मॉल प्लेस के लिए एट आता है। हमने बोला देखिए एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि देखिए हमारे पास, हमने बोला कि ही लिव्स इन मुंबई, he lives at Mumbai in Maharashtra। तो आप देख सकते हैं सिटी के लिए इन आएगा, लेकिन एक ही सेंटेंस में रिलेटिवली स्मॉल या रिलेटिवली बिग प्लेस आ जाता है, तो स्मॉल के लिए एट और बिग के लिए क्या लगा दिया हमने, इन लगा दिया। जैसे हमने बोला कि शी लिव्स एट चूरू, तो चूरू इज ए स्मॉल टाउन, सिटी, छोटा सिटी कह सकते हैं, बड़ा सिटी नहीं कह सकते, तो हमने क्या लिखा, एट। अगर आपके गांव का नाम आएगा तो भी क्या आएगा, एट। जैसे हमने बोला कि मोहन इज एट पटेल ब्रिज, तो ब्रिज क्या है, उसके लिए क्या आ गया हमारे पास, एट। तो पहली बेसिक चीज आती है हमारे पास कि रिलेटिवली स्मॉल प्लेस के लिए एट आएगा, और बड़े प्लेस के लिए या किसी एरिया या किसी कंट्री, जैसे वी लिव इन एशिया, तो हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट का नाम है। एरिया की भी जब हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी सेंटेंस को देखिए, कंपेयर करिएगा। हमने बोला शी लिव्स इन चूरू डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर आप देख सकते हैं चूरू से पहले एट लगाया, लेकिन यहां चूरू डिस्ट्रिक्ट लिख लिया, तो डिस्ट्रिक्ट से पहले हमने किसका यूज किया है साथियों, इनका यूज किया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो क्या है, एक एरिया है। तो इसमें अभी हम अपवाद पे जाएंगे, फिर उसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बेसिकली ये चीज दिमाग में रखें, जब भी प्लेसेस के नाम आते हैं तो ध्यान रखें छोटी जगहों के नाम के साथ एट आता है, और बड़ी जगहों या एरिया के नाम के साथ इन आता है। लेकिन अगर कोई बड़े सिटी का नाम किसी एक पॉइंट की तरह दर्शाया गया है तो उसके साथ एट आता है, तो हम बोला ये कौन सी चीज हुई, बड़े सिटी का नाम एक पॉइंट की तरह दर्शाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास पॉइंट आता है कि हमने बोला कि ही लिव्स इन दुबई, ठीक है,
हमने बोला वी टुक अ हॉल्ट एट दुबई ऑन द वे टू न्यूयॉर्क। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम जा रहे कहां, न्यूयॉर्क। तो देखिए प्लेस से पहले टू भी लगता है, ये हम बात करेंगे, लेकिन न्यूयॉर्क, लेकिन इसके बीच में हम रुके कहां, दुबई में। तो यहां पर आप देख सकते हैं दुबई जो है वो एक पॉइंट की तरह दर्शाया गया है, तो उस जगह पर हमने किसका यूज किया है, एट का। तो ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी रास्ते की बात चलती है और बीच में जो है हॉल्ट लेने की बात करते हैं, जहां पर किसी भी बड़ी जगह आपने हॉल्ट ले लिया, इसका मतलब है कि आपका वो मेन डेस्टिनेशन नहीं है, मेन डेस्टिनेशन कुछ और है, बीच में उस जगह को आपने एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया है, इसलिए हमने किसका यूज किया, दुबई के साथ सेकेंड सेंटेंस में एट का प्रयोग किया। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जा रहे पुणे और मुंबई में आपने हॉल्ट ले लिया, तो एक तो हमने बोला कि आई लिव इन मुंबई, एक हमने बोला आई टुक अ हॉल्ट एट मुंबई ऑन द वे टू पुणे। तो पुणे जाते टाइम मुंबई में हमने क्या लिया, हॉल्ट। इसका मतलब मुंबई एक पॉइंट था हमारे लिए जहां हॉल्ट लिया। तो इस तरह से अगर आता है तो साथियों हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। वहीं पे थोड़ा सा और अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो अब हमारे पास पॉइंट आता है कि देखिए एट और इन या प्लेस के लिए हमारे पास जनरली वर्ब कौन सी आती है, अराइव, या फिर हम गो या हम रीच का प्रयोग करते हैं। इन वर्ब्स का प्रयोग होता है जनरली आने और जाने के लिए। तो अब हमारे पास जब अराइव की बात करेंगे तो अराइव के बाद में जो है या तो इन आएगा या एट आएगा। अब बड़ी जगह है तो इन आएगा और छोटी जगह है तो एट आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि ही अराइव्ड इन मुंबई, या इन इंडिया हमने बोला ही अराइव्ड एट पटेल ब्रिज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने किसका यूज किया, एट का। सो वही हमारे पास बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है कि इन या एट का प्रयोग जो है हम इस तरह से करते हैं, किसके बाद, अराइव के बाद। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास इनके ये लॉजिक आता है। वहीं पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आती है जो बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है, वो है गो का प्रयोग, है ना। और गो के साथ जनरली कोई प्लेस आता है तो हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला गो के बाद जब भी प्लेस आएगा तो क्या आएगा हमारे पास, टू। एक जनरल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। जैसे हमने बोला कि आई एम गोइंग टू जोधपुर, तो यहां पर आप देख सकते हैं गो के बाद में प्लेस आया है तो हमने किसका प्रयोग किया है, टू का। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। फिर हमारे पास ये बात आती है कि गो की कोई भी फॉर्म आ सकती है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग ना, वो डिपेंड करता है कि टेंस कौन सा है साथियों। तो ये तो आसान सी बात हो गई कि गो के बाद में प्लेस आएगा तो क्या आएगा, टू। लेकिन अगर कोई भी जगह पर जाया जा रहा है और उस जाने के लिए कोई पर्पस दे रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि आई एम गोइंग टू जोधपुर, तो पर्पस बताने के लिए हमेशा क्या आएगा, फॉर। समझ लो, फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू जोधपुर फॉर शॉपिंग। सिंपल सा है हमारे पास। वहीं पे हमने बोला कि आई एम गोइंग फॉर जोधपुर, या फॉर, माफ करिए, फॉर शॉपिंग इन जोधपुर। और अगर कंपैरेटिवली स्मॉल प्लेस होता तो हम क्या लिख लेते, एट लिख लेते। तो यहां पर देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है जिसको कंपेयर करके आसानी से सीखा जा सकता है। तो प्लीज और प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, गो के जस्ट बाद में प्लेस आएगा तो हमेशा क्या लगेगा, टू।
ये तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज होगी। लेकिन फिर उसके बाद में आता है कि हमारे पास जो है गो के बाद जो प्लेस आ रहा है उसके बाद अगर कोई पर्पस दे रखा है कि उस जगह आप क्यों जा रहे हो, उसका पर्पस क्या है, तो आप हमेशा किसका यूज करते हैं, फॉर का। लेकिन वो अगर पर्पस पहले दे रखा है और प्लेस बाद में दे रखा है तो गो के हिसाब से पर्पस के लिए तो क्या आएगा, फॉर आएगा, कि उद्देश्य क्या है वहां जाने का, हमने बोला शॉपिंग। लेकिन उसके बाद जब प्लेस आ जाएगा तो आपको इन या एट लगाना पड़ेगा, वहां पर टू का यूज नहीं होगा। तो ये आसानी से सीखा जा सकता है अगर हम इसको स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट को देखें। पहला कि डायरेक्ट बाद में प्लेस आएगा तो टू आएगा, और डायरेक्ट बाद में नहीं है, उससे पहले पर्पस दे रखा है, तो उस केस में इन आएगा या एट आएगा। तो ये साथियों बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है, गो के बाद में जनरली टू का प्रयोग करना जब भी जगह की बात चलती है। लेकिन वहीं पर गो के बाद में अगर होम वर्ड आ जाता है तो हम साथियों प्रेपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः नहीं करते हैं। हमने बोला आई एम गोइंग होम। अब यहां पर आप देख सकते हैं गो के बाद में अगर होम आता है तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है। लेकिन अगर होम से पहले माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर या वंस या किसी का नाम अगर एपोस्ट्रोफी एस के साथ आ जाता है तो उस केस में गो के बाद में और उससे पहले हमेशा क्या लगता है, टू। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अभी इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं साथियों। तो हमारी बात हुई कि गो, वेंट, गॉन या गोइंग, गो की कोई भी फॉर्म के बाद होम वर्ड आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, कोई भी तरह का प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर होम से पहले माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस, वंस या किसी का नाम एपोस्ट्रोफी एस के साथ आया है तो उस केस में गो, वेंट, गॉन के बाद में टू आएगा ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी तो हमने लिखा था कि आई एम गोइंग होम, तो प्रेपोजिशन नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही हमने लिखा कि आई एम गोइंग टू माई होम तो हमने क्या लगा दिया, टू। या हमने बोला कि आई एम गोइंग टू विशाल्स होम, तो किसी का नाम एपोस्ट्रोफी एस के साथ आया तो साथियों हमने किसका प्रयोग किया, टू का प्रयोग किया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी वाली बात है साथियों कि गो के बाद में आप जो है होम आया है तो आप देखिए कि माई, आर, योर, हिज, हर, देयर या किसी का नाम एपोस्ट्रोफी एस के साथ आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, और अगर आया है तो आपको टू का प्रयोग करना ही पड़ेगा। फिर बात आती है वर्ब रीच की। तो देखिए हमेशा याद रखिए रीच के बाद में कोई प्लेस आएगा तो किसी भी तरह के प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे आप, ध्यान रखें आप, है नो, सिर्फ प्लेस का, है ना। दूसरे केसेस में आ सकता है, जैसे बात करेंगे, हमने बोला कि ही हैज रीच्ड टू दिल्ली, तो हमने बोला नहीं, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन वहीं पे हमने बोला कि ही हैज रीच्ड, यहां पे भी रीच रहेगा, इन टाइम, तो यहां पे वक्त की बात चल रही है कि वो टाइम पे पहुंच गया है। 5 मिनट में पहुंचने के लिए बोला था, 5 मिनट में पहुंच गया है। तो यहां पर इन टाइम, तो यहां पर देखिए ये एक अलग प्रेपोजिशन के साथ टाइम, एक अलग कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। सो हम बेसिक तरीके से ये बात करना चाहेंगे कि रीच के बाद में कोई प्लेस का नाम आता है तो हम कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं और बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब बात आती है किसी प्लेस पर जाने की, किसी मोड ऑफ कन्वीनियंस के थ्रू या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो जब भी हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक्सप्रेशंस आते हैं। जैसे हमने बोला ही वेंट टू दिल्ली बाय बस या फिर बाय ट्रेन या फिर बाय फ्लाइट
या फिर बाई कार, बाई एरोप्लेन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, बाई कार, इस तरह के एक्सप्रेशंस हमारे पास आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है। तो यहां समझने वाली बात यह कि वो दिल्ली गया था किससे? बस से। तो आप ध्यान रखिए, बाई अ या बाई द बस नहीं लिख सकते आप, बाई बस ही लिखना पड़ेगा, या बाई जो है अ कार या बाई द कार आप नहीं लिख सकते, आपको बाई कार ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कुछ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास कि बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट या बाई कार ही होता है, इसके आगे और कोई प्रेपोजिशन नहीं लग सकता। लेकिन फिर हमारे पास बात आती है कि अगर वो किसी टाइम के कारण फिक्स्ड हो जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि ही वेंट टू दिल्ली ऑन द 7:30 ट्रेन। तो यहां पे आप देख सकते हैं ट्रेन के साथ टाइम दे रखा है कि 7:30 की ट्रेन पे गया है, तो वहां पर हम बाई नहीं लगा सकते, वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा साथियों? ऑन लगाना पड़ेगा। तो ये भी बड़े ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा साथियों कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई फ्लाइट सब कुछ होता है, लेकिन जब ट्रेन, बस या एरोप्लेन के पहले वो कितने बजे की है वो दे रखा है आपको, तो उस जगह आप बाई नहीं लगाएंगे और क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि बहुत ही आसान सी चीज है हमारे पास। वहीं पे हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आता है ऑन फुट, यानी आई वेंट देयर ऑन फुट, यानी मैं वहां गया था। ऑन फुट का मतलब है बाई वॉकिंग, यानी चल के। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ऑन फीट नहीं होता और बाई फुट भी नहीं होता, क्या होता है? ऑन फुट ही होता है। ऑन फुट का मतलब होता है चल के जाना, बाई वॉकिंग। तो ये भी बहुत बार फुट से पहले आपको खाली जगह दे देते हैं और आपको बोल देते हैं कि बताइए इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। तो ध्यान रखें कि चल के जाने के लिए एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है ऑन फुट, इसके अलावा कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। तो साथियों ये हमने बात की प्लेस की। अब प्लेस से आगे जो है हम जाते हैं टाइम पर। टाइम के जो एक्सप्रेशंस है इसमें ऑन, एट, जनरली इस तरह के एक्सप्रेशंस का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जब भी तुम डे के नाम से पहले हमारे पास जो है क्या आएगा? ऑन आएगा। मंथ के नाम से पहले हमारे पास क्या आएगा? जैसे इन जुलाई, इन अगस्त, इन आएगा। जब टाइम, फिक्स टाइम की बात चलेगी या ईयर की बात चलेगी तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? इनका। जैसे 1947, 2020, यू नो, इन 1947, इन 2020, इस तरह से। जब भी हमारे पास टाइम में कहीं की आवर के इन कॉन्टेक्स्ट में बात आई, 7 बजे, 8 बजे, तो एट आ जाएगा। एट, 7 PM, 7 AM या 7 o'clock। अब 7 की जगह 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन टाइम की बात आएगी तो क्या आएगा हमारे पास? एट आएगा। उसी तरह से मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ जनरली इन आता है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। तो साथियों ये कुछ फिक्स्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है। अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ जनरली प्रेपोजिशन नहीं आए, लेकिन आए तो फिर क्या आएगा? इन आएगा। वहीं पे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस है जैसे डॉन, डस्क, मिडनाइट, मिड डे, नून। तो इनसे पहले हमेशा क्या आएगा हमारे पास? एट आएगा।
तो डॉन यानी सवेरा, जब सूरज उग रहा होता है, यानी आपने सूरज उगने से पहले जो आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश रहता है सुबह सुबह, उसको हम डॉन कहते हैं। डस्क यानी गोधूली वेला, जब सूरज अस्त हो जाता है उसके बाद में भी जो प्रकाश टाइप रहता है, शाम को गाँवों के अंदर गाय भैंसे चर चर के आती है, उस समय को हम क्या कहते हैं, डस्क। मिडनाइट दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे। मिड डे दिन के 12 बजे। नून यानी आफ्टरनून हमारे पास दिन के 12 बजे हो गया। तो ये इनके साथ हमेशा किसका यूज़ करें आप, एट का यूज़ करें। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख के और एक नई चीज़ को निकाल के लेके आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला वी वेंट टू गोवा इन 2019। ईयर आ गया तो हमने क्या लिख लिया, हमने बोला कि वी वेंट टू गोवा इन दिसंबर, तो हमने किसका प्रयोग कर लिया, इनका प्रयोग कर लिया। हमने बोला कि वी रीच्ड गोवा इन द मॉर्निंग, तो ये भी हमने देखा है, अभी सीखा है। हमने बोला कि तो इन द मॉर्निंग हमने लिख लिया। हमने बोला कि वी रीच गोवा ऑन 13 दिसंबर 2019। तो आप देख सकते हैं ईयर भी है, मंथ भी है, लेकिन डेट आ गई तो डेट के हिसाब से क्या आ गया, ऑन। हमने बोला वी रीच्ड गोवा एट 7 AM, तो टाइम आ गया तो हमने क्या लिख लिया, एट लिख लिया। फिर हमने बोला कि वी रीच्ड गोवा ऑन द मॉर्निंग of 13 December 2019। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 के इस ईयर है तो इन आना चाहिए, दिसंबर जो है हमारे पास क्या है, मंथ है तो इन आना चाहिए, 13 क्या है, डेट है तो ऑन आना चाहिए, और मॉर्निंग के हिसाब से यहाँ इन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 13 दिसंबर। तो ध्यान रखें आप, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून से पहले जनरली इन ही आता है, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के बाद में ऑफ लगाकर अगर आपको डेट दे दी जाए कि कौन से डेट की मॉर्निंग, कौन से डेट की इवनिंग, कौन से डेट की आफ्टरनून, तो उस जगह फिर ऑन ही आएगा, इन का प्रयोग नहीं होगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था, हमने बात की कि ईयर से पहले इन आएगा, मंथ से पहले इन आएगा, डेट से पहले ऑन आएगा, टाइम से पहले एट आएगा, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून से पहले इन आएगा, डॉन डस्क मिड डे मिडनाइट इनसे पहले एट आएगा। लेकिन मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के बाद ऑफ लगाकर डेट दे दी जाए तो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून से पहले क्या आएगा साथियों, ऑन आएगा। वहीं पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल से अगर पॉइंट्स की बात करें हम, तो वो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि देखिए येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, tomorrow, the day after tomorrow, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन ना लगाएं। अगर इनके साथ कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि आई कॉल्ड यू ऑन यस्टरडे, या फिर एट यस्टरडे, या फिर इन यस्टरडे, तो गलत हो जाएगा। कोई भी तरह के प्रेपोजिशन का प्रयोग इन चारों वर्ड्स के साथ आप कभी भी नहीं करते हैं। इवन टुडे के साथ में भी या फिर टुनाइट के साथ में भी किसी भी तरह के प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता है तो साथियों वो पूरी तरह से गलत है, इस चीज़ को आपको
दिमाग में रखना है। तो टुडे, टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। उसी तरह से हमारे पास जो है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, या फिर नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये संडे तक सारे मान लीजिए। अगर इनका प्रयोग भी हुआ है तो आप इनके साथ में भी कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। जैसे हमने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग ऑन नेक्स्ट मंडे, या नेक्स्ट वीक, या फिर नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर ऑन, इन, एट किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते, वो प्रयोग करना गलत माना जाता है। तो यहाँ पे टाइम से रिलेटेड एक और हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है साथियों, कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, या फिर नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे थर्सडे, इनके साथ भी आप पहले कभी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग ना करें। अगर किया जाता है तो वो पूरी तरह से गलत माना जाता है। तो ये साथियों हमारे पास कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स थे प्रेपोजिशन के। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आगे की वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, थोड़े और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को हम जो है डिस्कस करेंगे, और उसके आगे फिर जो भी हमारे पास एक्सरसाइज होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इनको आप अपनी रीडिंग हैबिट में ज़रूर ऑब्जर्व करें। इन सारे रूल्स को रटने की बजाय आप बहुत सारी अलग अलग तरह की स्टोरीज पढ़ते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनके अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं। उनको ज़रूर देखें, उनको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे आप, तो वो रूल्स सो कॉल्ड रटने की ज़रूरत होने की बजाय आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी रीडिंग हैबिट को ज़रूर बढ़ाएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे प्रेपोजिशन के साथ ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।